तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक तरह से कोको 2 नाम की इस मूवी के बारे में। दोस्तों ये एक बेहतरीन एनिमेटेड मूवी है और आपको ये बड़ी पसंद आने वाली है। यदि आप एनिमेटेड मूवी देखते हो तो इसका दूसरा पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है, उसी पर बात होगी आज की इस वीडियो में। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मैं आपको डिटेल बताता हूँ। अमेरिकी एनिमेटेड फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लिए पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो ने किया है। इसका निर्देशन ली अनक्रिच ने किया, संनिर्देशन एड्रियन मोलिना ने किया और इसका निर्माण डार्ला के एंडरसन ने किया। इसकी पटकथा मोलिना और मैथ्यू एल्ड्रिच ने लिखी और कहानी अनक्रिच, मोलिना, एल्ड्रिच और जेसन कार्ड्स ने लिखी, जो अनक्रिच के मूल विचार पर आधारित है। फिल्म में एंथनी गोंजालेज, गेल गार्सिया बर्नल, बेंजामिन ब्रैट, अलाना उबाच, रेनी विक्टर, एना ओफेलिया मुर्गुया और एडवर्ड जेम्स ओल्मोस ने अपनी आवाज दी है। कहानी मिगुएल गोंजालेज नाम के एक 12 वर्षीय लड़के की है जिसे गलती से मृतकों की भूमि पर ले जाया जाता है। कोको की अवधारणा मैक्सिकन अवकाश डे ऑफ द डेड से प्रेरित है। पिक्सर ने 2016 में एनिमेशन विकसित करना शुरू किया। अनक्रिच, मोलिना, एंडरसन और फिल्म के कुछ क्रू ने शोध के लिए मैक्सिको का दौरा किया। संगीतकार माइकल गियाचिनो, जिन्होंने पहले पिक्सर एनिमेटेड फीचर पर काम किया था, ने स्कोर तैयार किया। 175 से $225 मिलियन की लागत के साथ कोको 9 अंकड़ा बजट वाली पहली फिल्म है जिसमें सभी लैटिनो प्रमुख कलाकार हैं। कोको का प्रीमियर 20 अक्टूबर 2017 को मैक्सिको के मोरेलिया में मोरेलिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान हुआ। 8 इसे अगले सप्ताह मैक्सिको में डिया डे मुएर्टोस से पहले सप्ताहांत में और 22 नवंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को इसके एनिमेशन, आवाज अभिनय, संगीत, दृश्य, भावनात्मक कहानी और मैक्सिकन संस्कृति के प्रति सम्मान के लिए प्रशंसा मिली। इसने दुनिया भर में $814 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो अपनी रिलीज के समय 15वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। 9, 10, 11, 12 कोको को 90वें अकादमी पुरस्कार में 2 पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार मिले। फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने 2017 की सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म चुना। कथानक: मैक्सिकन शहर सांता सिसिलिया में इमेल्डा नाम की एक युवती एक ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जो अंततः उसे और उनकी बेटी कोको को छोड़कर संगीत में अपना करियर बनाने चला जाता है। जब वह कभी वापस नहीं आता तो इमेल्डा अपने परिवार से संगीत सुनने पर प्रतिबंध लगा देती है और जूते बनाने का व्यवसाय शुरू कर देती है। दशकों बाद इमेल्डा का परपोता मिगुएल अपने माता पिता और रिश्तेदारों के साथ पारिवारिक घर में रहता है, जिसमें एक बुजुर्ग और बीमार कोको भी शामिल है। परिवार द्वारा संगीत पर जारी प्रतिबंध के बावजूद मिगुएल गुप्त रूप से इसे प्यार करता है और अपने आदर्श दिवंगत संगीतकार अर्नेस्टो डे ला क्रूज के वीडियो देखकर खुद को गिटार बजाना सिखाता है। डे ऑफ द डेड पर मिगुएल अनजाने में परिवार के ऑफरंडा से टकरा जाता है और इमेल्डा और एक शिशु कोको की तस्वीर वाला एक फ्रेम तोड़ देता है। वह तस्वीर के एक छिपे हुए हिस्से को खोजता है जिसमें उसके परदादा, जिसका सिर तस्वीर से फटा हुआ है, को अर्नेस्टो के प्रसिद्ध गिटार को पकड़े हुए दिखाया गया है। यह मानते हुए कि इससे साबित होता है कि अर्नेस्टो उसका रिश्तेदार है, मिगुएल उत्साह से अपने परिवार को अपनी संगीत संबंधी आकांक्षाओं के बारे में बताता। परेशान होकर मिगुएल अर्नेस्टो की समाधि में घुस जाता है और उसका गिटार ले जाता है, जिसका इस्तेमाल स्थानीय प्रतिभा प्रतियोगिता में किया जाता है। एक बार जब मिगुएल गिटार बजाता है तो वह सभी जीवित लोगों के लिए अदृश्य हो जाता है। हालांकि वह अपने कंकाल मृत रिश्तेदारों से बातचीत कर सकता है, जो छुट्टियों के लिए मृतकों की भूमि से आए हैं। उसे अपने साथ वापस ले जाते हुए वे महसूस करते हैं कि इमेल्डा नहीं आ सकती क्योंकि मिगुएल ने उसकी तस्वीर ऑफरेंडा से हटा दी है। मिगुएल को यह भी पता चलता है कि उसे मृतकों से चोरी करने के लिए श्राप दिया गया है। उसे सूर्योदय से पहले जीवित दुनिया में लौटने के लिए परिवार का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा या वह हमेशा के लिए मृतकों की भूमि में रहेगा। इमेल्डा उसे इस शर्त पर आशीर्वाद देती है कि वह संगीत छोड़ दे, लेकिन मिगुएल मना कर देता है और इसके बजाय अर्नेस्टो का आशीर्वाद मांगता है। मिगुएल की मुलाकात हेक्टर से होती है, जो एक बदकिस्मत कंकाल है जो कभी अर्नेस्टो के साथ परफॉर्म करता था।
हेक्टर मिगुएल को अर्नेस्टो के पास लाने की पेशकश करता है। बदले में मिगुएल उसकी तस्वीर को एक ऑफरेंडा पर लगाता है ताकि वह अपनी बेटी से मिल सके, इससे पहले कि वह उसे भूल जाए, जिससे उसका अस्तित्व मिट जाएगा। हेक्टर मिगुएल को अर्नेस्टो की हवेली में प्रवेश पाने के लिए एक प्रतिभा प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने में मदद करता है, लेकिन मिगुएल अपने परिवार द्वारा खोजे जाने के बाद भाग जाता है। मिगुएल एर्नेस्टो की हवेली में घुस जाता है और हैरान एर्नेस्टो उसका स्वागत करता है, लेकिन हेक्टर प्रकट होता है और एर्नेस्टो पर उसके गाने चुराने का आरोप लगाता है। जब दोनों बहस करते हैं तो मिगुएल धीरे धीरे सच्चाई को एक साथ जोड़ता है। एर्नेस्टो और हेक्टर कभी प्रसिद्धि के कगार पर एक संगीत कलाकार थे, जब तक कि हेक्टर को घर की याद नहीं आई और उसने घर छोड़ने की कोशिश की। खुद गाने लिखने में असमर्थ, एर्नेस्टो ने हेक्टर को जहर दे दिया और उसका गिटार और गाने चुरा लिए और उसे अपना बता दिया। अपनी विरासत की रक्षा के लिए एर्नेस्टो हेक्टर की तस्वीर जब्त कर लेता है और मिगुएल और हेक्टर को एक सेनोट गड्ढे में फेंक देता है। वहां हेक्टर ने खुलासा किया कि उसकी बेटी का नाम कोको है। इस प्रकार वह मिगुएल का वास्तविक परदादा बन जाता है। अपने परिवार द्वारा बचाए जाने के बाद मिगुएल हेक्टर की मौत के बारे में सच्चाई बताता है और इमेला और हेक्टर में सुलह हो जाती है। परिवार हेक्टर की तस्वीर हासिल करने के लिए एर्नेस्टो के संगीत समारोह में घुसपैठ करता है। एर्नेस्टो के अपराध दर्शकों के सामने उजागर हो जाते हैं, जो तुरंत उसके खिलाफ हो जाते हैं, और वह गिरती हुई घंटी वास्तविक जीवन में उसके भाग्य को दर्शाती से कुचल जाता है। हालांकि हेक्टर की तस्वीर अराजकता में खो जाती है। जैसे ही सूरज उगता है, इमेला और लुप्त होते हेक्टर मिगुएल को आशीर्वाद देते हैं और उसे जीवित दुनिया में वापस लाते हैं। घर वापस आकर मिगुएल अपने परिवार से भागने के लिए माफी मांगता है और हेक्टर के गिटार पर रिमेंबर मी बजाता है, जिससे कोको उसके साथ गाने के लिए उत्साहित हो जाती है। वह बताती है कि उसने हेक्टर के चेहरे वाली तस्वीर का फटा हुआ टुकड़ा रख लिया है। फिर अपने परिवार को अपने पिता के बारे में कहानियां सुनाती है, उनकी यादों और मृतकों की भूमि में उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखती है। मिगुएल अपने परिवार के साथ सुलह कर लेता है और संगीत पर प्रतिबंध आखिरकार हटा लिया जाता है। 1 साल बाद मिगुएल अपनी नई बच्ची बहन सोकोरो को परिवार के ऑफरेंडा दिखाता है, जिसमें अब हेक्टर और हाल ही में मृत कोको की तस्वीरें प्रदर्शित हैं। कोको द्वारा हेक्टर से एकत्र किए गए पत्र एर्नेस्टो द्वारा उसके गीतों की चोरी को साबित करते हैं, जिससे एर्नेस्टो का अपमान होता है और हेक्टर को सही पहचान मिलती है। मृतकों की भूमि में हेक्टर इमेल्डा, कोको और उनके परिवार के साथ जीवित दुनिया की यात्रा करने के लिए शामिल होता है। मिगुएल अपने जीवित और मृत रिश्तेदारों के लिए एक भावपूर्ण गीत प्रस्तुत करता है। पिक्सर टीम ने कोको के चरित्र और कहानी को परिभाषित करने में मदद के लिए मैक्सिको की कई यात्राएं की। अनक्रिच ने कहा, मैंने इसे लोक कला में चित्रित होते देखा था। चमकीले, उत्सवी रंगों के साथ कंकालों के मेल में कुछ ऐसा था जिसने मेरी कल्पना को मोहित कर लिया। इसने मुझे खोज के एक घुमावदार रास्ते पर ले गया, और जितना अधिक मैं एल डिया डे लॉस मुएर्टोस के बारे में जानता हूँ, उतना ही यह मुझे गहराई से प्रभावित करता है। 23 टीम को कंकाल वाले जीवों के साथ काम करना मुश्किल लगा, क्योंकि उनमें किसी भी मांसपेशी प्रणाली की कमी थी और इस तरह उन्हें अपने मानव समकक्षों से अलग तरीके से एनिमेट किया जाना था। 24 कोको ने हयाओ मियाज़ाकी की एनीमे फिल्मों स्पिरिटेड अवे 2001 और हाउल्स मूविंग कैसल 2004 के साथ साथ एक्शन फिल्म जॉन विक 2014 से भी प्रेरणा ली। 25 2013 में डिज्नी ने व्यापारिक अनुप्रयोगों के लिए डिया डे लॉस मुएर्टोस वाक्यांश को ट्रेडमार्क करने का अनुरोध किया। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिकन अमेरिकी समुदाय की आलोचना का सामना करना पड़ा। 26 मैक्सिकन अमेरिकी कार्टूनिस्ट लालो अल्काराज ने मुएर्टो माउस नामक एक फिल्म पोस्टर बनाया, जिसमें एक कंकाल गोरजिला के आकार का मिकी माउस दर्शाया गया था, जिसमें बायलाइन थी, यह आपके संस्कृति को ट्रेडमार्क करने आ रहा है। 27 Change.org पर 21,000 से अधिक लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि ट्रेडमार्क सांस्कृतिक विनियोग और शोषण का सबसे बुरा रूप था। 26 एक हफ्ते बाद डिज्नी ने प्रयास को रद्द कर दिया। आधिकारिक बयान में कहा गया कि 28 2015 में पिक्सर ने फिल्म पर सलाह देने के लिए अल्काराज को काम पर रखा। 27
नाटककार ऑक्टेवियो सोलिस और मैक्सिकन हेरिटेज कॉर्प के पूर्व सीईओ मार्सेला डेविसन एविलेस के साथ मिलकर एक सांस्कृतिक सलाहकार समूह बनाया। 13 कहानी। अनक्रिच ने पाया कि स्क्रिप्ट लिखना सबसे कठिन काम था। 29 फिल्म के पहले के संस्करणों में मिगुएल, जिसे मूल रूप से मार्को कहा जाता था, मृतकों की भूमि से वापस कैसे आएगा, इस बारे में अलग अलग ब्रह्मांड नियम थे। एक मामले में उसे शारीरिक रूप से पुल पार करना पड़ा। कहानी के एक संस्करण में उसके परिवार को बोलने की कोशिश करते समय गाने का श्राप दिया जाता है, जिसे एक ऐसी कहानी में संगीत जोड़ने की तकनीक के रूप में शामिल किया गया था जहां संगीत प्रतिबंधित है। 30 ढलाई। कोको 9 फिगर बजट वाली पहली मोशन पिक्चर है जिसमें सभी लैटिनो कलाकार हैं, जिसकी लागत 175 से 200 मिलियन डॉलर है। 31 एंथनी गोंजालेज ने पहली बार मिगुएल की भूमिका के लिए 9 साल की उम्र में ऑडिशन दिया था और 2 साल बाद उन्हें इस भूमिका के लिए फाइनल किया गया था। 32 अपने किरदार के बारे में बात करते हुए गोंजालेज ने कहा, मिगुएल और मैं दोनों अपने सपने का पालन करने के महत्व को जानते हैं और हम अपनी परंपरा का पालन करने के महत्व को जानते हैं, इसलिए यह कुछ ऐसा है जिससे मैं मिगुएल से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। 33 फिल्म के प्री-प्रोडक्शन के दौरान मिगुएल को मूल रूप से एमिलियो फ्यूएंट्स नाम के एक बच्चे द्वारा आवाज दी जानी थी, जिसे फिल्म के निर्माण के दौरान यवन के कारण उसकी आवाज गहरी हो जाने के बाद भूमिका से हटा दिया गया था। 34 2016 में कोको टीम ने कलाकारों के बारे में एक आधिकारिक घोषणा की, जिसमें पता चला कि गेल गार्सिया बर्नल, बेंजामिन ब्रैट, रेनी विक्टर और एंथनी गोंजालेज पात्रों को आवाज देंगे। 35 ब्रैट, जिन्होंने डेला क्रूज को आवाज दी थी, चल पड़े जब उन्हें एहसास हुआ कि डिज्नी पिक्सर लैटिन संस्कृति पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। 36 डिज्नी के अधिकारियों ने बर्नल की हरकतों और भावों पर बारीकी से नजर रखी, जबकि उन्होंने पात्रों को आवाज दी और हेक्टर को एनिमेट करने के लिए उनके इनपुट का इस्तेमाल किया। 37 ब्रैट ने अर्नेस्टो डेला क्रूज को आवाज दी, एक ऐसा किरदार जिसे उन्होंने मैक्सिकन फ्रैंक सिनात्रा के रूप में वर्णित किया, जीवन से बड़ा व्यक्तित्व। 38 फिल्म निर्माताओं की सलाह पर ब्रैट ने जॉर्ज नेग्रेटे और पेड्रो इन्फेंट सहित समकक्ष मैक्सिकन अभिनेताओं के वीडियो देखे। ब्रैट को यह किरदार शारीरिक रूप, स्वभाव और आत्मविश्वास में अपने पिता के समान लगा और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए फिल्म में काम किया। 39 मामा इमेल्डा के किरदार की आवाज अलाना उबाक ने दी थी। उबाक ने कहा कि फिल्म एक गुणवत्ता को सम्मान दे रही है जो पूरे ब्रह्मांड में सभी लैटिन परिवारों में समान है, और वह है सम्मान देना और परिवार के महत्व को प्राथमिकता देना। मामा इमेल्डा की आवाज उबाक की टिया फ्लोरा से प्रभावित थी। मैक्सिकन कलाकार फ्रिदा काहलो के रूप में अभिनेत्री नतालिया कॉर्डोवाबकले ने एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की। 20 अनक्रिच ने कहा कि कॉर्डोवाबकले की कोको में भूमिका सुश्री काहलो उनके काम और मेक्सिको के लोगों को श्रद्धांजलि देती है जो उन्हें प्यार करते हैं। 41 अनक्रिच ने यह भी कहा कि जॉन रज्जेंबर्गर के लिए फिल्म में भूमिका पाना संघर्षपूर्ण था, जो लातीनी नहीं है, लेकिन उन्होंने हर पिक्सर फीचर फिल्म में एक चरित्र को आवाज दी थी। चूंकि अनक्रिच पिक्सर की परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए रज्जेंबर्गर को एक शब्द के साथ एक छोटी भूमिका दी गई। 21 एनिमेशन 13 अप्रैल 2016 को अनक्रिच ने घोषणा की कि उन्होंने एनिमेशन पर काम शुरू कर दिया है। 42 फिल्म के लेखक एड्रियन मोलिना को 2016 में सहनिर्देशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। 13 अनक्रिच ने कहा कि पिक्सर लैंड ऑफ द लिविंग और लैंड ऑफ द डेड के बीच जितना संभव हो उतना विपरीत होना चाहता था और दुनिया को अलग करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। रंग उनमें से एक था। छुट्टियों और आइकनोग्राफी को देखते हुए पिक्सर जानता था कि मृतकों की भूमि को एक जीवंत और रंगीन जगह होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जानबूझकर सांता सिसिलिया को अधिक मौन बनाया, अनक्रिच ने कहा। 3 फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर हाले जेसप के अनुसार सांता सिसिलिया वास्तविक मैक्सिकन गांवों पर आधारित है, क्योंकि प्रोडक्शन टीम लिविंग की भूमि में वास्तविकता पर आधारित रही। फिल्म के सेट सुपरवाइजर क्रिस बर्नार्डी ने कहा कि शहर को छोटा बनाया गया था ताकि मिगुएल खुद को सीमित महसूस कर सके।
फिल्म के कला निर्देशक बर्ट बेरी ने कहा कि सांता सिसिलिया को एक पुराने आकर्षक शहर के रूप में चित्रित करने के लिए पुरानी निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था। 3. अनक्रिच के अनुसार मिगुएल का गिटार बजाना प्रामाणिक है क्योंकि उन्होंने प्रत्येक गीत या धुन बजाने वाले संगीतकारों का वीडियो टेप किया और संदर्भ के रूप में उपयोग करने के लिए उनके गिटार पर गोप्रो को बांधा। उस दृश्य के लिए जिसमें मिगुएल अपने गुप्त ठिकाने में संगीत बजाता है, फिल्म निर्माताओं ने बहुत ही सुंदर गीतात्मक कैमरा चाल और बहुत ही उथले क्षेत्र की गहराई के साथ मिगुएल के चारों ओर कोमल बहाव और धीमी गति से चलने वाली चालें का उपयोग किया है ताकि नरम फोकस अग्रभूमि मोमबत्तियों की सुंदरता को बढ़ाया जा सके। 3. फिल्म के चरित्र पर्यवेक्षक क्रिश्चियन हॉफमैन ने कहा कि मामा कोको के चेहरे के सभी विवरण मॉडल नहीं किए गए थे। इसके बजाय उनकी टीम ने विवरण की अलग अलग परतों को डिजाइन करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जिसे फिर एक शेडर के साथ उसके चेहरे पर जोड़ा गया। हॉफमैन के अनुसार सभी झुर्रियों को सही करने के लिए चरित्र का मॉडल उच्च रिजोल्यूशन के साथ बनाया गया था। 3. पिक्सर ने चरित्र डाटे के लिए संदर्भ के रूप में कुछ जोलो कुत्तों का इस्तेमाल किया, जबकि फाइंडिंग डोरी के हैंग से एक टेंटेकल का इस्तेमाल उसकी जीभ के लिए किया गया। जेसप ने मैरीगोल्ड पंखुड़ी पुल को सुंदर और जादुई कहा जो दोनों दुनियाओं को जोड़ता है। फिल्म के प्रभाव पर्यवेक्षक माइकल के ओब्रायन ने इसे एनिमेशन टीम के लिए एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती कहा, लेकिन इसे पंखुड़ियों से टपकती हुई दृश्यात्मक रूप से रोमांचक के रूप में संदर्भित किया। यह एक बहुत बड़ा कलात्मक उपक्रम था। उत्पादन टीम चाहती थी कि यह चमके जीवंत लगे। जिन दृश्यों में मिगुएल पुल से कुछ पंखुड़ियां हटाता है और जिसमें हेक्टर पुल में डूब जाता है, उन्हें अधिक प्रभाव और विशेष कला निर्देशन दिया गया। 3. मृतकों की भूमि के लिए अनक्रिच बस एक मुक्तस भी विचित्र दुनिया नहीं चाहते थे, बल्कि तर्क जोड़ना चाहते थे और हमेशा विस्तार करना चाहते थे क्योंकि नए निवासी नियमित रूप से आते रहेंगे। जेसप ने कहा कि एनिमेशन टीम चाहती थी कि जब मिगुएल आए तो मृतकों की भूमि रंगों का एक जीवंत विस्फोट हो। जेसप ने यह भी कहा कि ली अनक्रिच ने टावरों की एक ऊर्ध्वाधर दुनिया का वर्णन किया जो सांता सिसिलिया की सपाटता के विपरीत है। रोशनी और प्रतिबिंब चमकदार हैं और एक पागल परिवहन प्रणाली है जो इसे सभी को जोड़ती है। पोशाक के रंग जीवित भूमि की तुलना में बहुत अधिक जीवंत हैं, जहां एनिमेशन टीम ने वास्तविकता में रहने की कोशिश की। उन्होंने मृतकों की भूमि में वास्तव में इसे छुट्टी का प्रतिबिंब बनाने के लिए पूरी कोशिश की। फिल्म के तकनीकी निदेशक डेविड रयू के अनुसार एनिमेशन टीम ने एकल प्रकाश को पेश करने का एक तरीका निकाला, लेकिन इसे मृतकों की भूमि में बाहरी दृश्यों के लिए 1 मिलियन अंक दिए। रेंडरर इसे एक प्रकाश के रूप में देखता है, लेकिन हम 1 मिलियन रोशनी देखते हैं। 3. कला निर्देशक डैनियल अराइगा के अनुसार एनिमेटरों को यह पता लगाना था कि त्वचा, मांसपेशियों, नाक या होंठों के बिना कंकाल को व्यक्तित्व कैसे दिया जाए, और उन्होंने आकृतियों के साथ खेला और बहुत सारी पेंटिंग की। उन्होंने हर कोण से खोपड़ियों को तराशा और अध्ययन किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे कहाँ आकर्षण और आकर्षण जोड़ सकते हैं। फिल्म की एनिमेशन प्रक्रिया में संभावित मुद्दों से बचने के लिए वैश्विक प्रौद्योगिकी पर्यवेक्षक जेडी नॉर्थरप को फिल्म के निर्माण में जल्दी काम पर रखा गया था। नॉर्थरप ने कहा, प्रत्येक कंकाल के टुकड़े को स्वतंत्र होना था, इसलिए रिग की जटिलता और पाइपलाइन पर पड़ने वाला तनाव कुछ ऐसा था जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। नॉर्थरप को कंकाल की भीड़ को प्रस्तुत करने के लिए कंकाल के तत्वों को सरल बनाने का भी काम सौंपा गया था। चरित्र मॉडलिंग और आर्टिकुलेशन लीड माइकल होन्स के अनुसार कंकाल बनाने के लिए कई अतिरिक्त नियंत्रणों का उपयोग किया गया था क्योंकि उन्हें ऐसे तरीकों से चलने की जरूरत थी जो मनुष्य नहीं करते हैं। होन्से ने कहा कि हड्डियां एक विशेष समस्या थीं। उन्होंने कहा कि इसे सही करने के लिए एनिमेशन के साथ बहुत आगे पीछे किया गया था, लेकिन कंकालों को स्थानांतरित करने के लिए वास्तव में अच्छे तरीके खोजे गए। 3. संगीत और साउंड ट्रैक। मुख्य लेख कोको साउंड ट्रैक। विपणन और रिलीज। कोको का पहला टीजर 15 मार्च 2017 को जारी किया गया था। 43 टीजर ट्रेलर ने संगीत पर इसके फोकस को उजागर करते हुए फिल्म की मूल अवधारणा को पेश किया। 44 फोर्ब्स के स्कॉट मेंडेलसन ने ट्रेलर की प्रशंसा करते हुए कहा,
एक शानदार पुराने स्कूल का पिक्चर सेल जिसमें ज्यादातर एक ही सीक्वेंस है और जो आने वाले समय का सिर्फ एक संकेत देता है। 43 फिल्म के विषय और कल्पना ने एक अन्य एनिमेटेड फिल्म से तुलना की जो एल दिया डे लॉस मुएर्टोस द बुक ऑफ लाइफ 2014 पर केंद्रित थी। 45 2 मिनट की एक लघु फिल्म जिसका शीर्षक डाटे लंच ए शॉर्ट टेल है 29 मार्च 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था। 46 एंथनी गोंजालेज मिगुएल एक 12 वर्षीय महत्वाकांक्षी संगीतकार। 14 गेल गार्सिया बर्नल हेक्टर एक आकर्षक चालबाज और मृतकों की भूमि में मिगुएल का परदादा जो जीवितों की भूमि की यात्रा करने में मदद करने के लिए मिगुएल को भर्ती करता है। 13 बर्नल ने फिल्म के स्पेनिश भाषा के डब में अपनी भूमिका दोहराई। 15 बेंजामिन ब्रैट ने अर्नेस्टो डे ला क्रूज की भूमिका निभाई है जो मेक्सिको के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार और मिगुएल के आदर्श हैं। अपनी असामयिक मृत्यु तक दुनिया भर के प्रशंसकों द्वारा सम्मानित आकर्षक और करिश्माई संगीतकार मृतकों की भूमि में और भी अधिक प्रिय है। हालांकि बाद में फिल्म में वह एक धूर्त जानलेवा धोखेबाज के रूप में सामने आता है जिसने हेक्टर को उसके गाने चुराने और उन्हें अपना बताने के लिए जहर दिया था। 16 एंटोनियो सोल ने रिमेंबर मी को छोड़कर डे ला क्रूज की गायन आवाज प्रदान की है। 17 अलाना उबाक मामा इमेल्डा के रूप में मिगुएल की दिवंगत परदादी, हेक्टर की पत्नी, कोको की माँ और परिवार की कुलमाता। 14 रेनी विक्टर अबुएलिटा के रूप में कोको की बेटी और मिगुएल की दादी जो रिवेरा परिवार के संगीत प्रतिबंध को सख्ती से लागू करती है। 13 एना ओफेलिया मुर्गुया मामा कोको के रूप में मिगुएल की परदादी और हेक्टर और इमेल्डा की बेटी जो व्हीलचेयर पर घूमती है। 18 एक युवा कोको के रूप में लिबर्टाड गार्सिया फोंजी। एडवर्ड जेम्स ओल्मोस चिचरोन हेक्टर का दोस्त जो मृतकों की भूमि में भुला दिया जाता है। 14 पापा जूलियो कोको के दिवंगत पति और मिगुएल के दिवंगत परदादा के रूप में अल्फोंसो अराउ। 19 अराउ ने फिल्म के स्पेनिश भाषा के डब में अपनी भूमिका दोहराई। 15 सेलेन लूना टिया रोसिटा के रूप में मिगुएल की दिवंगत चाची और कोको की भाभी। 14 टिया विक्टोरिया मिगुएल की दिवंगत चाची, कोको और जूलियो की बेटी और अबुएलिटा की बहन के रूप में डायना ऑर्टेली। टियोस ऑस्कर और फेलिप के रूप में हर्बर्ट सिगुएंजा मिगुएल के दिवंगत समान जुड़वां चाचा। 14 पापा मिगुएल के पिता और अबुएलिटा के बेटे के रूप में जैमे कैमिल। 14 मामा के रूप में सोफिया एस्पिनोसा मिगुएल की माँ। 14 एस्पिनोसा ने फिल्म के स्पेनिश भाषा के डब में अपनी भूमिका दोहराई। 15 लुइस वाल्डेज टियोबेर्टो मिगुएल के चाचा, पापा के भाई और फ्रेंको और अबुएलिटा के बेटे के रूप में। 14 वाल्डेज ने डॉन हिडाल्गो के लिए भी अपनी आवाज दी है जो अर्नेस्टो द्वारा अभिनीत एक फिल्म में सकलाकार काल्पनिक पात्र था। वाल्डेज ने फिल्म के स्पेनिश भाषा डब में टियो बटो की भूमिका को दोहराया। 15 कार्ला मेडिना ग्लोरिया मिगुएल की चाची, पापा की बहन तथा फ्रेंको और अबुएलिता की बेटी। मदीना एक प्रस्थान एजेंट की आवाज भी देती हैं। 14 मेडिना ने फिल्म के स्पेनिश भाषा के डब में प्रस्थान एजेंट की भूमिका दोहराई। 15 पोलो रोजास एबेल बर्टो और कार्मेन का सबसे बड़ा बेटा और मिगुएल का चचेरा भाई। मोंटेस हर्नांडेज रोजा बर्टो और कार्मेन की बेटी और मिगुएल की चचेरी बहन। प्लाजा मारियाची के रूप में लोम्बार्डो बोयार एक मारियाची जिससे मिगुएल सांता सेसिलिया प्लाजा में मिलता है। 14 बोयार ने मृतकों की भूमि के संगीतकार गुस्तावो के लिए भी आवाज दी है। ऑक्टेवियो सोलिस आगमन एजेंट के रूप में। 14 गेब्रियल इग्लेसियस क्लर्क के रूप में। 14 चीच मारिन सुधार अधिकारी के रूप में। 14 एमसी के रूप में ब्लैंका अर्सेली। 14 नतालिया कॉर्डोवाबकले फ्रिदा काहलो के रूप में एक प्रसिद्ध कलाकार। 20 साल्वाडोर रेस एक सुरक्षा गार्ड के रूप में। 14 रेस ने फिल्म के स्पेनिश भाषा के डब में अपनी भूमिका दोहराई। 15 जॉन रत्जेंबर्गर जुआन ओर्टोडोंसिया के रूप में जिनके दंत चिकित्सक ने उनकी तस्वीर को ऑफरेंडा पर लगाया है। 21 इस फिल्म में पशु पात्र दांते और पेपिटा एलेब्रीज
आत्मा मार्गदर्शक हैं। दांते अपने एलेब्रीज रूप में पक्षी जैसे पंखों वाला एक ज़ोलोइड स्क्विंटल है। पेपिटा एक बिल्ली है जिसका एलेब्रीज रूप उसे एक जगुआर का सिर, धड़ और अगले पंजे, एक मेढे के सींग, एक बाज के पंख और पिछले पैर और एक इग्वाना की पूंछ देता है। उत्पादन विकास ली अनक्रिच 2009 में चित्रित ने पहली बार 2010 में कोको की संकल्पना की थी। ली अनक्रिच ने पहली बार 2010 में फिल्म के लिए एक विचार पेश किया जब टॉय स्टोरी 3 रिलीज हुई, जिसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। 13 शुरू में फिल्म एक अमेरिकी बच्चे के बारे में थी जो अपनी मां की मृत्यु से जूझते हुए अपनी मैक्सिकन विरासत के बारे में सीख रहा था। आखिरकार टीम ने फैसला किया कि यह गलत दृष्टिकोण था और इसके बजाय एक मैक्सिकन बच्चे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्म को फिर से तैयार किया। 22 मूल संस्करण के बारे में अनक्रिच ने कहा कि यह इस तथ्य को दर्शाता है कि उस समय हमें से कोई भी मेक्सिको से नहीं था। 22 यह तथ्य कि फिल्म में एक वास्तविक संस्कृति को दर्शाया गया था अनक्रिच के लिए चिंता का कारण बना, जिन्होंने इसे सही तरीके से करने के लिए अपने कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी महसूस की। 22 चीन में कोको ने 3 दिनों की कुल $18.2 मिलियन की कमाई के साथ सप्ताहांत बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 स्थान हासिल किया, जिससे यह ज़ूटोपिया के बाद उस बाजार में डिज्नी या पिक्सर एनिमेटेड रिलीज के लिए दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। 82-83 अपने पहले सप्ताह में प्रत्येक कार्यदिवस में वृद्धि देखने के बाद 84 फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताहांत में 148% की वृद्धि की, जिससे बाजार में इसकी कुल कमाई $75.6 मिलियन हो गई। 71-85 यह अपने तीसरे सप्ताहांत में 21% गिर गई, एक बार फिर पहले स्थान पर रही और कुल $35 मिलियन की कमाई की। 86 दो नई घरेलू रिलीज से प्रतिस्पर्धा के कारण फिल्म अपने चौथे सप्ताहांत में तीसरे स्थान पर आ गई और अतिरिक्त $17.1 मिलियन की कमाई की। 87 अपने दूसरे सप्ताहांत तक यह चीन में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली पिक्सर रिलीज बन गई थी, जो पिछले रिकॉर्ड धारक फाइंडिंग डोरी से लगभग दोगुनी थी, और अपने 5वें सप्ताहांत तक यह डिस्पिकेबल मी 3 से आगे निकल गई और ज़ूटोपिया के बाद देश में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। 88-89 यह फिल्म 16 मार्च 2018 को अपने अंतिम बाजार जापान में रिलीज हुई। 1 मई 2018 तक फिल्म के सबसे बड़े बाजार चीन $189.2 मिलियन, मैक्सिको $57.8 मिलियन, जापान $41.4 मिलियन, फ्रांस $33.2 मिलियन, यूनाइटेड किंगडम $26.1 मिलियन, दक्षिण कोरिया $25.9 मिलियन, स्पेन $21.4 मिलियन, अर्जेंटीना $17.6 मिलियन, इटली $14.4 मिलियन और जर्मनी $12.3 मिलियन थे। 90 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। कोको को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म ने 359 समीक्षाओं के आधार पर 97% की अनुमोदन रेटिंग रखी है, जिसकी औसत रेटिंग 8.310 है। आम सहमति पड़ती है, कोको के समृद्ध दृश्य सुख एक विचारशील कथा से मेल खाते हैं जो संस्कृति, परिवार, जीवन और मृत्यु के सवालों के लिए एक परिवार के अनुकूल और गहराई से प्रभावित करने वाला दृष्टिकोण अपनाती है। 95 मेटाक्रिटिक पर, जो समीक्षाओं को सामान्यीकृत रेटिंग प्रदान करता है, फिल्म को 48 आलोचकों के आधार पर 100 में से 81 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो सार्वभौमिक प्रशंसा दर्शाता है। 96 सिनेमास्कोर द्वारा पोल किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A+ ग्रेड दिया। यह रेटिंग पाने वाली छठी पिक्सर फिल्म भी थी, पिछली फिल्म 2009 में अब थी। 6 इसने पोस्ट ट्रैक पर फिल्म देखने वालों से दुर्लभ 5 में से 5 रेटिंग सहित 95% सकारात्मक स्कोर भी अर्जित किया, साथ ही 76% निश्चित अनुशंसा भी की। 70 हॉलीवुड रिपोर्टर के माइकल रेचफेन ने कहा, हर कल्पनाशील मोड़ पर फिल्म निर्माता पटकथा का श्रेय पिक्सर के दिग्गज मोलिना और मैथ्यू एल्ड्रिच को दिया जाता है। व्यापक रूप से शोध की गई कहानी,
पूरी तरह से आयामी चरित्र, कोमल और मनोरंजक रूप से भयावह दोनों तरह के चतुर स्पर्श और विशद, खूबसूरती से बनावट वाले दृश्यों का एक समृद्ध बुना हुआ टेपेस्ट्री बनाते हैं। 97 रॉबर्ट ए बेल ऑफ द रैप ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा, अगर एक एनिमेटेड फिल्म बच्चों को मौत को समझने का एक तरीका पेश करने जा रही है, तो कोको की तुलना में अधिक उत्साही, मार्मिक और मनोरंजक उदाहरण की कल्पना करना मुश्किल है। 98 वैरायटी के लिए अपनी समीक्षा में पीटर डेब्रूज ने लिखा, किसी भी मामले में यह काम करता है। कोको के रचनाकारों ने स्पष्ट रूप से सभी अन्य विवरणों को पूरा करने से पहले मन में एक आदर्श अंत रखा था, और हालांकि फिल्म कुछ जगहों पर खींचती है और इसमें कुछ बहुत अधिक बचकानी हरकतें हैं, कहानी का ईमानदार भावनात्मक समाधान उन सिस्कियों को अर्जित करता है जो निश्चित रूप से प्रेरित करती हैं। डेब्रूज ने फिल्म को पिक्सर कृति में एक प्रभावी लेकिन शायद ही असाधारण जोड़ के रूप में वर्णित किया। 99 रोजरबर्ट.com के मैट जोलर-सेड्स ने फिल्म को 4 में से 4 अंक दिए। उन्होंने लिखा कि फिल्म में जीवित लोगों के साथ मृतकों की बातचीत के तथ्यात्मक चित्रण में जापानी मास्टर हयाओ मियाज़ाकी का एक स्पर्श है, साथ ही साथ कुछ जीवों का चित्रण भी है, जैसे कि दांते और पेपिटा। उन्होंने अपनी समीक्षा यह कहते हुए समाप्त की, जब मैं कोको देख रहा था तो मुझे इसके बारे में कुछ छोटी-मोटी शिकायतें थीं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि वे क्या थीं। यह फिल्म एक क्लासिक है। पहला आधिकारिक ट्रेलर 7 जून 2017 को जारी किया गया था। 47 इसके बाद 13 सितंबर को दूसरा ट्रेलर जारी किया गया। 48 मेक्सिको में फिल्म का बड़े पैमाने पर विपणन किया गया था, जिसमें पारंपरिक दीवारचित्रित विज्ञापन शामिल थे जो आमतौर पर स्थानीय आयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और कभी भी फिल्मों के लिए नहीं। देश में एक मूवी चेन सिनेपोलिस ने फिल्म में एक किरदार को डब करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। 49 और एक अन्य मूवी चेन ने फिल्म के कलाकारों और क्रू के लिए एक साक्षात्कारकर्ता बनने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। 50 कोको का प्रीमियर 27 अक्टूबर 2017 को मोरेलिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 51 इसे 3D में 22 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। 52 फिल्म को शुरू में 17 जून 2016 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 22 नवंबर 2017 तक टाल दिया गया। 53 सिनेमाघरों में फिल्म के साथ वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो का 21 मिनट का फीचर ओलाफ्स फ्रोजन एडवेंचर एक सीमित समय की पेशकश के रूप में 7 दिसंबर 2017 तक था। फीचर के मूल रूप से इच्छित नेटवर्क टेलीविजन प्रीमियर 14 दिसंबर 2017 से पहले। 55 इसने कोको को पहली पिक्सर फिल्म बना दिया जिसके साथ पिक्सर शॉर्ट या 8 दिसंबर 2017 तक कोई भी शॉर्ट नहीं थी। उनकी पहली फिल्म टॉय स्टोरी 1995 के बाद से 56-57 फिल्म का अपना वीआर गेम भी है, जो पिक्सर का पहला वीआर विकास है। 58 कोको को 13 फरवरी 2018 को हाई डेफिनेशन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और डिजिटल डाउनलोड के लिए और 27 फरवरी 2018 को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट द्वारा डीवीडी, ब्लूरे और 4K अल्ट्रा एचडी ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। 59 फिल्म ने 3.8 मिलियन यूनिट की बिक्री के साथ होम वीडियो बिक्री से $72.8 मिलियन का राजस्व कमाया, जिससे यह 2018 का चौथा सबसे अधिक बिकने वाला शीर्षक बन गया। 60 ऑन-स्क्रीन गीत के साथ फिल्म का एक गायन संस्करण 16 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस पर जारी किया गया था। 61 डिज्नी की एक 100वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में कोको को संयुक्त राज्य अमेरिका में सितंबर के 15 से 28, 2023 के बीच 62 और लैटिन अमेरिका में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के मोआना के साथ फिर से रिलीज किया गया। 63 स्वागत बॉक्स ऑफिस कोको ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $210.4 मिलियन और अन्य देशों में $603.8 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $814.3 मिलियन की कमाई हुई। 7 मेक्सिको कोको संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग एक महीने पहले 27 अक्टूबर को मैक्सिको में रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $9.3 मिलियन की कमाई की, जो किसी मूल एनिमेटेड फिल्म के लिए सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड था और बाजार में समर मूवी सीजन के बाहर किसी एनिमेटेड फिल्म की सबसे बड़ी शुरुआत थी। 64 अपने दूसरे सप्ताहांत में
इसने 1 और 10.8 मिलियन कमाए, जो इसके पहले सप्ताहांत से 12% की वृद्धि थी, जिससे इसकी कुल कमाई $28 मिलियन हो गई। यह मैक्सिको में किसी एनिमेटेड फीचर के लिए अब तक की सबसे तेज 10 दिवसीय कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इस क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी मूल एनिमेटेड रिलीज बन गई। 65-66 अपने तीसरे सप्ताहांत में इसमें 23% की गिरावट आई और इसकी कुल कमाई $8.4 मिलियन रही। इससे इसकी कुल कमाई एमएक्स $792 मिलियन अस $41.4 मिलियन हो गई। 67 कुछ दिनों बाद 15 नवंबर को यह द एवेंजर्स को पीछे छोड़ते हुए मैक्सिकन बाजार में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 9, 10, 11, 12 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कोको को अपने पहले 5 दिनों में 3,987 सिनेमाघरों से 55-65 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था, जिसमें इसके शुरुआती सप्ताहांत में लगभग $40 मिलियन शामिल थे। 68 इसने मंगलवार रात के पूर्वावलोकन से $2.3 मिलियन कमाए, जो डिज्नी की पिछली 2 नवंबर रिलीज मोआना $2.6 मिलियन और द गुड डायनासोर $1.3 मिलियन के बीच था और अपने पहले दिन $13.2 मिलियन था। यह बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रहते हुए $50.8 मिलियन 5 दिवसीय कुल $72.9 मिलियन सहित से शुरू हुआ। 69 यह साथ ही एनिमेटेड फिल्मों फ्रोजन, मोआना और टॉय स्टोरी 2 के बाद अब तक का चौथा सबसे बड़ा थैंक्सगिविंग ओपनिंग वीकेंड था। 6, 70, 71 यह अपने तीसरे सप्ताहांत में एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही, 33% की गिरावट के साथ और $18.5 मिलियन की कमाई के साथ, मोआना के समान। 72 यह स्प्लिट, द फेट ऑफ द फ्यूरियस और द हिटमैन बॉडीगार्ड के बाद 3 बार बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रहने वाली 2017 की चौथी फिल्म बन गई। इससे पहले इसे डिज्नी की स्टार वार्स, द लास्ट जेडी और एक अन्य एनिमेटेड फिल्म फर्डिनेंड ने अपने चौथे सप्ताहांत में पीछे छोड़ दिया था। 73, 74 3 नई रिलीज जुमांजी, वेलकम टू द जंगल, पिच परफेक्ट 3 और द ग्रेटेस्ट शोमैन से प्रतिस्पर्धा के कारण यह अपने 5वें सप्ताहांत में 6ठे स्थान पर आ गई। फिर से एक छोटी सी गिरावट के बावजूद इसने क्रिसमस के दिन $2.8 मिलियन की कमाई की। 75 दिसंबर के 22 से 28 के अवकाश सप्ताह में फिल्म $16.3 मिलियन की कमाई के साथ 6ठे स्थान पर रही, जो 1000 से अधिक सिनेमाघरों को खोने के बावजूद पिछले सप्ताह से 6% अधिक थी। 76 यह अपने 6ठे सप्ताहांत में 6ठे स्थान पर रही। 3 दिवसीय, 77 और 4 दिवसीय सप्ताहांत के दौरान क्रमशः 39% और 87% की वृद्धि हुई। 78 इसने नए साल के दिन $2.6 मिलियन की कमाई की। 79 यह अपने 8वें सप्ताहांत, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस भी शामिल था, में शीर्ष 10 से बाहर हो गया। 3 दिवसीय, 80 और 4 दिवसीय सप्ताहांत के दौरान क्रमशः 38% और 14% की गिरावट आई। 81 अन्य देश। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को 4 में से 3.5 रेटिंग दी। इससे मैक्सिकन संस्कृति के लिए एक प्रेमपूर्ण श्रद्धांजलि कहा, जबकि एनिमेशन, मुखर प्रदर्शन, विशेष रूप से गोंजालेज, गार्सिया बर्नल और ब्रैट, और इसके भावनात्मक और विषयगत स्वर और गहराई की प्रशंसा की। 101 शिकागो ट्रिब्यून के माइकल फिलिप्स ने फिल्म को जीवंत रूप से अच्छा, खूबसूरती से एनिमेटेड कहा, जियाचिनो के संगीत स्कोर और गीतों की प्रशंसा की, साथ ही इनसाइड आउट के भावनात्मक स्वर की तुलना की। 102 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह मनमोहक मौलिकता और स्वभाव के साथ समय की कसौटी पर खरी उतरी धुन है और इसमें घूमती फिरती, चंचल पॉप संस्कृति का ज्ञान है। 103 शिकागो सन-टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को जीवन से भरपूर पाया और इसे एक उछाल भरी और दिल को छू लेने वाली साहसिक फिल्म माना, जबकि गायन प्रदर्शन की सराहना करते हुए इसे शानदार और प्रथम श्रेणी बताया। 104 यूएसए टुडे के ब्रायन ट्रूइट ने फिल्म को उत्साही, चतुर और विचारशील बताया। इससे पिक्सर की सबसे शानदार एनिमेटेड आउटिंग में से एक और पिक्सर की सबसे संगीतमय फिल्म, जिसमें कई आकर्षक धुनें हैं, कहा। 105 नेवार्क स्टारलेजर के स्टीफन भिट्टी ने लिखा कि पृष्ठभूमि में जीवंतता है
और इसका वातावरण गमजोशी से भरा है और इसके खत्म होने के बाद भी दोनों ही थोड़े समय के लिए बने रहते हैं, एक पूरी तरह से बजाए गए गिटार के तार की तरह। 106 फरवरी 2025 में द वाशिंगटन पोस्ट ने 21वीं सदी की 25 सर्वश्रेष्ठ संगीतमय फिल्मों की सूची में कोको को 5वें स्थान पर रखा, जिसमें नवीन कुमार ने लिखा, एक संगीत प्रेमी लड़के की कहानी जो अंडरवर्ल्ड में गुप्त रूप से जाता है, बच्चों के लिए बहुत डरावनी हो सकती है। डे ऑफ द डेड को समझाने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन इसके जीवन के सबक, अपने जीवन में प्यार का सम्मान करने के बारे में, और हाँ, अगर आपके पास कोई गाना है तो उसे गाने के बारे में, स्टूडियो के हालिया किराए की तुलना में अधिक परिष्कृत और आश्चर्यजनक कहानी कहने में पैक किए गए हैं। 107 पुरस्कार। मुख्य लेख कोको 2017 फिल्म द्वारा प्राप्त पुरस्कारों की सूची। 90वें अकादमी पुरस्कारों में कोको को सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए पुरस्कार मिले। 108 फिल्म के अन्य नामांकनों में 13 एनी पुरस्कार, 11 जीतना। 109 एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार जो इसने जीता। 110 2 क्रिटिक्स च्वाइस मूवी पुरस्कार, दोनों जीतना। 111 और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 1 जीतना शामिल हैं। 112 कोको को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के रूप में चुना गया था। 113 विवाद। 2018 में कई मैक्सिकन समाचार आउटलेट्स ने बताया कि डिज्नी और पिक्सर यह खुलासा करने में विफल रहे हैं कि कोको के निर्माताओं ने मामा कोको के चरित्र को सांता फे डे ला लगुना के पुरेपेचा गांव से मारिया डे ला सालुद रामिरेज कैबलेरो पर आधारित किया था। क्विरोगा, मिचोआकिन में पुरेपेचा कुम्हारों का एक शहर। 114 एक समाचार साक्षात्कार में सालुद ने कहा कि निर्माताओं ने मुझे बहुत सी चीजें पेश कीं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वे केवल आए और मेरी तस्वीर ली और इसे अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए। खैर, देखो मैं कैसे रहता हूँ और अकेला। मेरी बेटियां यहाँ रहती हैं, घर के पीछे, और मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरे पास यही है। 115 टेलीमुंडो की एक रिपोर्ट में 116 शहर की एक कुम्हार गैब्रियल फैबियान ने कहा, इससे हमें फायदा हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं। यह शहर महिला की प्रसिद्धि के कारण जाना जाता है। वे हमारी कलाकृतियाँ, हम जो कुछ भी करते हैं और उसकी आकृतियाँ खरीदते हैं। 117 जबकि डिज्नी और पिक्सर की प्रोडक्शन टीम ने माना है कि उन्होंने रिवेरा परिवार, मिगुएल की दुर्जे दादी के नेतृत्व वाली एक बहुपीढ़ीगत मातृसत्तात्मकता को वास्तविक दुनिया के परिवारों पर आधारित किया है, जिनके साथ वे 2011 और 2013 के बीच ओक्साका और ग्वानाजुआतो के मैक्सिकन राज्यों का दौरा करते समय जुड़े थे, उन्होंने फिल्म में सलूद के योगदान को स्वीकार नहीं किया है। 118 संनिर्देशक एड्रियन मोलिना ने कहा, न केवल कोको मेक्सिको में एक वास्तविक स्थान पर आधारित है, बल्कि यह वास्तविक परंपराओं पर आधारित है। इसलिए हम जानते थे कि शोध करना, हर विवरण दर्ज करना बहुत महत्वपूर्ण था, ताकि जब हम पिक्सर वापस आएं और हम यह तय करना शुरू करें कि यह शहर कैसा दिखने वाला है, यह दादी क्या पहनने वाली हैं, वे किस तरह का नृत्य और संगीत सुनने जा रही हैं, यह सब एक सूचित जगह से आ सकता है। हालांकि डिज्नी और पिक्सर ने फिल्म की प्रेरणा के बारे में जो भी रिपोर्ट बनाई है, उनमें सलूद का उल्लेख नहीं है। 119 फिल्म की रिलीज के बाद से सलूद ने बताया कि पर्यटक उसके घर आए हैं और उसे मामा कोको कहकर पुकारते हैं। जवाब में उसने कहा, हाँ, लेकिन मामा कोको मेरा नाम नहीं है। निर्माताओं ने वह नाम चुना, और अब सभी लोग जो आते हैं और हमसे मिलते हैं, वे हमें बताते हैं कि यह मेरा नाम है, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, यह मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम मारिया डेला सलूद है। 115 फिल्म की रिलीज से पहले सलूद को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD का पता चला था और वह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन टैंक पर निर्भर थी। सलूद के परिवार ने व्यक्त किया था कि वे हर 2 दिन में अपने ऑक्सीजन टैंक को रिचार्ज करने की आवश्यकता के बावजूद रॉयल्टी या पैसा प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कंपनी फिल्म में उनके योगदान को स्वीकार करे, जो अभी तक नहीं हुआ है। 117
सलूत का 16 अक्टूबर 2022 को 109 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 120 परिणाम। मार्च 2025 में डिज्नी के सीईओ बॉब इगर ने घोषणा की कि कोको 2 नामक एक सीक्वल विकास में है, जिसे 2029 में रिलीज किया जाना है। अनक्रिच और मोलिना क्रमशः निर्देशक और सहनिर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि मार्क नील्सन निर्माता के रूप में काम करेंगे। 121 अन्य मीडिया। एड्रियन मोलिना, जन्म 23 अगस्त 1985, एक अमेरिकी एनिमेटर, स्टोरीबोर्ड कलाकार और पटकथा लेखक हैं जो पिक्सर के लिए काम करते हैं। उन्होंने कोको 2017 की पटकथा और कहानी का सहलेखन किया, जिसका उन्होंने सहनिर्देशन भी किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मोलिना का जन्म कैलिफोर्निया के युबा सिटी में एक मैक्सिकन परिवार में हुआ था और उनका पालनपोषण ग्रास वैली में हुआ। उन्होंने 2003 में बियर रिवर हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद 2007 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में भाग लिया और स्नातक किया। 1 आजीविका। मोलिना 2007 में पिक्सर में शामिल हुए। उन्होंने रैटाटुई पर 2D एनिमेटर के रूप में शुरुआत की। बाद में वे टॉय स्टोरी 3 और मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी पर काम करते हुए स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बन गए। 1 मोलिना ने टॉय स्टोरी 3 के लिए लिटिल गोल्डन बुक का चित्रण भी किया। 2 द गुड डायनासोर के लिए लिखने के बाद मोलिना ने कोको के लिए एक पटकथा लेखक के रूप में अपना पहला काम शुरू किया और बाद में फिल्म का सहनिर्देशन किया। उन्होंने फिल्म के लिए कई गीत भी लिखे। 1 3 4 कोको की सफलता और सितंबर 2022 में D23 एक्सपो की घोषणा के बाद मोलिना को आगामी फीचर फिल्म एलियो का निर्देशन करने की घोषणा की गई, जो 20 जून 2025 को रिलीज होने वाली है। 5 6 7 हालांकि अगस्त 2024 में यह घोषणा की गई कि मोलिना ने डोमी शी और मैडलिन शराफियान के साथ एक और फिल्म विकसित करने के लिए इस परियोजना को छोड़ दिया है, जो एलियो का निर्देशन करेगी। 8 फिर भी वह फिल्म पर अपने निर्देशक का श्रेय बरकरार रख रहे हैं। 9 मार्च 2025 में डिज्नी शेयरहोल्डर मीटिंग के दौरान सीईओ बॉब इगर ने घोषणा की कि कोको की अगली कड़ी प्रारंभिक विकास में थी, जिसमें मोलिना मूल फिल्म से वापस आ रही थी। 10 व्यक्तिगत जीवन। मोलिना समलैंगिक हैं। 2011 से उनकी शादी रयान डूली से हुई है। 11 फिल्मोग्राफी। वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक कार्यकारी निर्माता कहानी कलाकार अन्य नोट्स। 2007 रैटाटुई नहीं 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 हाँ एनिमेटर अंतिम शीर्षक। 2010 टॉय स्टोरी 3 नहीं 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 हाँ नहीं। 2013 राक्षसों का विश्वविद्यालय नहीं 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 हाँ हाँ अतिरिक्त पटकथा सामग्री। प्रारंभिक शीर्षक डिजाइनर और निर्देशक। 2015 अच्छा डायनासोर नहीं 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 हाँ अतिरिक्त पटकथा सामग्री। 2017 कोको सहनिदेशक हाँ नहीं नहीं हाँ अतिरिक्त आवाजें गीतकार। 2019 टॉय स्टोरी 4 नहीं 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 हाँ पिक्सर वरिष्ठ क्रिएटिव टीम। 2020 आगे नहीं 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 हाँ आत्मा नहीं 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 हाँ। 2021 लुका नहीं 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 हाँ अतिरिक्त कहानी योगदानकर्ता पिक्सर वरिष्ठ क्रिएटिव टीम। 2022 लाल होना नहीं नहीं संबंध करना नहीं हाँ पिक्सर ब्रॉडवे अनुकूलन। 24 जनवरी 2023 को एपकोट के वार्षिक डिज्नी ऑन ब्रॉडवे कॉन्सर्ट के दौरान द लायन किंग अभिनेता स्टीवन टेलर ने घोषणा की कि फिल्म का एक लाइव स्टेज शो रूपांतरण वर्तमान में डिज्नी थिएट्रिकल प्रोडक्शंस में विकास में है। 122 थीम पार्क। मिगुएल डिज्नीलैंड के फ्रंटियरलैंड में एक मिलन और अभिवादन चरित्र के रूप में दिखाई देता है। 123 3D शो मिकी फिलहाल मैजिक में एक दृश्य है जिसमें मिगुएल और हेक्टर अनपोको लोको गाते हैं। उद्धरण आवश्यक। आगामी थीम पार्क सवारी। अगस्त 2024 में यह घोषणा की गई कि फिल्म पर आधारित एक सवारी डिज्नी कैलिफोर्निया एडवेंचर के लिए विकास में है, जिसका निर्माण 2026 में शुरू होने वाला है। 124 यह भी देखें। द बुक ऑफ लाइफ 2014 की एक एनिमेटेड फिल्म है जिसमें मृतकों के मैक्सिकन शैली के क्षेत्र को दिखाया गया है। एलोवीन पर आधारित फिल्मों की सूची। थॉट्स। ली एडवर्ड अनक्रिच, जन्म 8 अगस्त 1967, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, संपादक और लेखक हैं। उन्हें एनिमेशन स्टूडियो पिक्सर के साथ अपने काम के लिए जाना जाता है,
जिसमें वे 1994 में एक संपादक के रूप में शामिल हुए थे, इससे पहले कि उन्हें टॉय स्टोरी 2 1999 में संनिर्देशक के रूप में श्रेय दिया जाता। फिल्म की सफलता के बाद अनक्रिच ने टॉय स्टोरी 3 2010 के साथ अपने एकल निर्देशन की शुरुआत करने से पहले मॉन्स्टर्स इंक 2001 और फाइंडिंग नीमो 2003 फिल्मों के लिए इसी तरह की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने उनके द्वारा निर्देशित दूसरी फिल्म कोको 2017 के साथ 2 अकादमी पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत। कंपनी में अपने 25 साल के कार्यकाल के बाद अनक्रिच अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने और अन्य रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए जनवरी 2019 में सेवानिवृत्त हो गए। 2-3 हालांकि वह कुछ साल बाद स्टूडियो में लौट आए और वर्तमान में कोको की अगली कड़ी का निर्देशन कर रहे हैं। प्रारंभिक जीवन और कैरियर। अनक्रिच का पालन पोषण ओहियो के चैगरिन फॉल्स में हुआ। वह एमिली अनक्रिच और रॉबर्ट अनक्रिच की इकलौती संतान थे। उनके पिता द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज थे। उन्होंने नॉर्मैंडी में समुद्र तट पर हमला किया और कलाकार थे। 4 अनक्रिच का पालन पोषण यहूदी धर्म में हुआ था। 5 उन्होंने अपनी युवावस्था क्लीवलैंड प्लेहाउस में अभिनय करते हुए बिताई। अनक्रिच ने 1990 में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से स्नातक किया। 6 अनक्रिच पिक्सर में संपादकीय और लेआउट के उपाध्यक्ष थे। उद्धरण आवश्यक। स्टूडियो में शामिल होने से पहले अनक्रिच ने कई वर्षों तक टेलीविजन में संपादक और निर्देशक के रूप में काम किया। 1994 में उन्हें पिक्सर द्वारा 4 सप्ताह की अवधि के लिए एक अल्पकालिक कर्मचारी के रूप में काम पर रखा गया था, लेकिन वे 25 वर्षों तक वहां रहे। 7 वे 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के मैरी पिकफोर्ड प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं, जो सिनेमाई कला में पूर्व छात्रों के योगदान को मान्यता देता है। उद्धरण आवश्यक। 18 जनवरी 2019 को अनक्रिच ने घोषणा की कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताने और उन हितों को आगे बढ़ाने के लिए पिक्सर छोड़ रहे हैं, जिन्हें लंबे समय से पीछे रखा गया है। 8 2023 में अनक्रिच ने 2019 में छोड़ने के बाद से कभी-कभी पिक्सर में परामर्श किया। 9 2022 के अंत में उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने जेडब्ल्यू रिनजलर द्वारा लिखित द शाइनिंग के बारे में एक पुस्तक का संपादन पूरा कर लिया है। 10 2023 में टेस्चेन ने अनक्रिच की किताब स्टेनली कुब्रिक की द शाइनिंग को सीमित कलेक्टर संस्करण में रिलीज किया। इस किताब का संपादन अनक्रिच ने किया था और इसे जेडब्ल्यू रिनजलर और अनक्रिच ने लिखा था। उद्धरण की आवश्यकता। मार्च 2025 में डिज्नी शेयरहोल्डर मीटिंग के दौरान सीईओ बॉब इगर ने घोषणा की कि कोको की अगली कड़ी प्रारंभिक विकास में थी, जिसमें अनक्रिच एड्रियन मोलिना के साथ फिल्म का सहनिर्देशन करने के लिए लौट रहे थे। 11 व्यक्तिगत जीवन। अनक्रिच की शादी लॉरा सेंचुरी से हुई है और उनके 3 बच्चे हैं। 1 अनक्रिच ने 2021 में अपने परिवार और दोस्तों के सामने उभयलिंगी होने की बात स्वीकार की और 2022 में सार्वजनिक रूप से सामने आए। 12-13 फिल्मोग्राफी। विशेषताएं। वर्ष शीर्षक निदेशक मूल कहानी फिल्म संपादक कार्यकारी निर्माता अन्य आवाज भूमिका नोट्स 1995 खिलौना कहानी नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं 1998 जीवन के कीड़े नहीं नहीं निगरानी नहीं हाँ अतिरिक्त आवाजें 1999 टॉय स्टोरी 2 सहनिदेशक नहीं हाँ रेड रॉकर 14 अतिरिक्त कहानी सामग्री 2001 मोनस्टर इंक सहनिदेशक नहीं हाँ अतिरिक्त आवाजें 2003 निमो खोजना सहनिदेशक नहीं निगरानी नहीं हाँ अतिरिक्त आवाजें 2004 अविश्वसनीय नहीं 2010 में उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल के सहयोग से मार्क सिवर के साथ 4 लघु फिल्मों का सहनिर्देशन किया। लॉस इनविजिबल्स नामक टेट्रालॉजी मेक्सिको में मध्य अमेरिका से आए प्रवासियों, उनकी यात्रा और जोखिमों, उनकी आशाओं और मेक्सिको, अमेरिका और दुनिया में उनके योगदान के बारे में है। उन्होंने फिल्मों का निर्देशन किया, साक्षात्कार किए और 4 लघु फिल्मों का वर्णन भी किया। 20 उन्होंने 2011 अकादमी पुरस्कारों के लिए स्पेन की आधिकारिक प्रविष्टि इवन द रेन 2010 में अभिनय किया। उद्धरण की आवश्यकता।
गार्सिया बर्नल ने हिस्पैनिक दर्शकों के लिए ह्यूमन प्लैनेट का वर्णन किया, जिसका प्रीमियर 25 अप्रैल 2011 को डिस्कवरी एन एस्पेनॉल पर हुआ और 12 मई को लैटिन अमेरिका में डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित हुआ। 21 तीसरी बार गार्सिया बर्नल डिएगो लूना के साथ अमेरिकी स्पेनिश भाषा की कॉमेडी फिल्म कासा डे मी पैड्रे में विल फेरेल के साथ दिखाई दिए, जहां उन्होंने एक खूंखार ड्रग लॉर्ड की भूमिका निभाई। 22 गार्सिया बर्नल की अगली परियोजनाओं में जोस अगस्टिन की स्यूदादेस डेसियर्टास का फिल्म रूपांतरण और जॉन स्टीवर्ट निर्देशित बायोपिक रोजवाटर शामिल थी। 23 जिसमें उन्होंने माजियार बहारी का किरदार निभाया, जिसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। वह ज़ोरो रिबॉर्न नामक 20वीं सेंचुरी फॉक्स रिबूट ज़ोरो फिल्म में अभिनय करने के लिए तैयार थे। अप्रैल 2014 में उन्हें 2014 के कान फिल्म महोत्सव में मुख्य प्रतियोगिता जूरी के सदस्य के रूप में घोषित किया गया था। 25 जून 2014 में उन्होंने पेड्रो मोरेली द्वारा निर्देशित नाटकीय कॉमेडी जूम के स्टार के रूप में निर्माण शुरू किया। उद्धरण आवश्यक 2014 में उन्हें अमेज़न स्टूडियोज की कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज मोजार्ट इन द जंगल में रोड्रिगो डी सूजा की मुख्य भूमिका में लिया गया। शो में उनके प्रदर्शन को शानदार समीक्षा मिली, जिससे उन्हें 2016 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। उद्धरण वांछित 2016 में उन्होंने 2 फिल्मों में अभिनय किया, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया गया था, डेसियर्टो, मेक्सिको और नेरुदा, चिली। उद्धरण आवश्यक 2017 में उन्हें 2017 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में यूएस ड्रामेटिक जूरी के सदस्य के रूप में घोषित किया गया था। उसी वर्ष उन्होंने हेक्टर की आवाज दी, जो एक मरे हुए चालबाज और पिक्सर एनिमेटेड फिल्म कोको के मुख्य पात्रों में से एक था। उद्धरण आवश्यक गार्सिया बर्नल ने द एम्बुलेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल की स्थापना की। 26 जो डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को उन जगहों पर लाने का काम करता है जहां उन्हें शायद ही कभी दिखाया जाता है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉस इनविजिबल्स बनाने में मदद की। 27 इस काम के लिए उन्हें 2011 में लैटिन अमेरिका के वाशिंगटन ऑफिस के मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 28 अक्टूबर 2019 में गार्सिया बर्नल और डिएगो लूना ने घोषणा की कि वे एडम ग्रांट के साथ टीवी और फिल्म विकास कंपनी एक्साइल कंटेंट के क्रिएटिव एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। 29 2021 में गार्सिया बर्नल ने एम नाइट श्यामलन थ्रिलर ओल्ड में अभिनय किया। 30 नवंबर 2021 में बर्नल को मार्वल स्टूडियोज द्वारा डिज्नी प्लस स्पेशल वेयरवोल्फ बाय नाइट में कास्ट किया गया, जो इसी नाम के कॉमिक्स कैरेक्टर पर आधारित था। 31 2024 में उन्होंने अपने करीबी दोस्त और लगातार सहयोगी डिएगो लूना के साथ हुलू की मूल मिनी सीरीज ला मकीना में नामांकित चरित्र के रूप में अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन गार्सिया बर्नल और अर्जेंटीना की अभिनेत्री डोलोरेस फोंजी की मुलाकात 2001 में प्राइवेट लाइव्स के सेट पर हुई थी। 32 8 जनवरी 2009 को उनके बेटे का जन्म मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। 33 34 उनकी बेटी का जन्म 4 अप्रैल 2011 को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में हुआ था। 35 वह अपना समय ब्यूनस आयर्स और मैक्सिको सिटी के बीच बांटते हैं। 36 वह 2019 से मैक्सिकन पत्रकार फर्नांडा अरागोनेस के साथ रिश्ते में हैं। 30 सितंबर 2021 को उनके बच्चे का जन्म हुआ। 37 उन्होंने खुद को सांस्कृतिक रूप से कैथोलिक लेकिन आध्यात्मिक रूप से अज्ञेयवादी बताया है। 38 फिल्मोग्राफी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें। जीवित लोगों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्रोत खोजें गेल गार्सिया बर्नल, समाचार पत्र पुस्तकें विद्वान स्टोर। नवंबर 2022 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। पतली परत चाबी उन प्रस्तुतियों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1996 दिल की धड़कन मार्टिन लघु फिल्म। 2000 अमोरेस पेरोस ओक्टेवियो सेरेब्रो इवान लघु फिल्म। 2001 मुझे मत लुभाओ डेवेंटपोर्ट। अंतिम पोस्ट जोस फ्रांसिस्को लघु फिल्म। निजी जीवन गुस्तावो गाना बर्टोलिनी और तुम्हारी माँ भी जूलियो स्पार्टा। नुका पर ओजो पाब्लो उरुतिया लघु फिल्म।
2002 फिदेल अर्नेस्टो चे ग्वेरा। गेल गार्सिया बर्नल, स्पेनिश AELASI.ENAL, जन्म 30 नवंबर 1978, एक मैक्सिकन अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। उन्हें अमोरेस पेरोस 2000, Y2 मामा टैम्बियन 2001, बैड एजुकेशन 2004, द मोटरसाइकिल डायरीज 2004, बैबेल 2006, कोको 2017, ओल्ड 2021 और कैसांद्रो 2023 फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्होंने टेलीविजन ड्रामा सीरीज मोजार्ट इन द जंगल 2014 से 2018 में संगीत कंडक्टर रोड्रिगो डी सूजा की भूमिका भी निभाई है और डिज्नी प्लस स्पेशल वेयरवुल्फ बाय नाइट 2022 में अभिनय किया है। गार्सिया बर्नल को 2005 में द मोटरसाइकिल डायरीज में एक युवा चे ग्वेरा की भूमिका के लिए एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और 2016 में मोजार्ट इन द जंगल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए अपना पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। उन्होंने और साथी अभिनेता डिएगो लूना ने मेक्सिको सिटी में प्रोडक्शन कंपनी कैनाना फिल्म्स की स्थापना की। 2016 में टाइम पत्रिका ने उन्हें वार्षिक टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित किया। 2020 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें 21वीं सदी के 25 महानतम अभिनेताओं की सूची में 25वें स्थान पर रखा। 3. प्रारंभिक जीवन। गार्सिया बर्नल का जन्म ग्वाडलजारा, जलिस्को, मैक्सिको में हुआ था। वे पेट्रिसिया बर्नल, एक अभिनेत्री और पूर्व मॉडल, और जोस एंजेल गार्सिया, एक अभिनेता और निर्देशक के बेटे हैं। 4. उनके सौतेले पिता सर्जियो याज़बेक हैं, जिनसे उनकी मां ने तब शादी की थी जब गार्सिया बर्नल छोटे थे। 5. उन्होंने सिर्फ 1 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था और अपने किशोरावस्था के अधिकांश साल टेलीनोवेलस में अभिनय करते हुए बिताए। गार्सिया बर्नल और अक्सर सहयोगी डिएगो लूना मैक्सिको सिटी में बचपन से दोस्त थे। 6. जब वह 14 वर्ष के थे, गार्सिया बर्नल ने मेक्सिको में स्वदेशी लोगों को पढ़ना सिखाया, अक्सर हुइचो लोगों के साथ काम किया। 7. 15 वर्ष की आयु में उन्होंने 1994 के ज़ाप्तिस्ता विद्रोह के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में भाग लिया। 8. 9. उन्होंने मेक्सिको के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूएनएम में दर्शनशास्त्र का अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन एक लंबे समय तक चली छात्र हड़ताल के दौरान उन्होंने यूरोप की यात्रा करने के लिए एक अवकाश लेने का फैसला किया। 9. इसके बाद वे लंदन चले गए और सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा में अध्ययन करने वाले पहले मैक्सिकन बन गए। 10. 11. 12. बर्नल ने मीडिया और संचार में मास्टर डिग्री के लिए यूरोपीय ग्रेजुएट स्कूल में भी भाग लिया। 13. आजीविका। सोप ओपेरा में गार्सिया बर्नल की सफलता के बाद मैक्सिकन निर्देशक एलेजांद्रो गोंजालेज इनारिटू ने गार्सिया बर्नल को अपने फीचर निर्देशन की पहली फिल्म अमोरेस पेरोस 2000 में भूमिका की पेशकश की। फिल्म को शानदार समीक्षा मिली और इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उद्धरण वांछित। उनकी अगली भूमिका अल्फोंसो क्वारोन की Y2 मामा टैम्बियन 2001 थी, जो अमेरिकी बाजारों में एक क्रॉसओवर सफलता थी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नोटिस मिला, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्पेनिश भाषा की फिल्म बन गई। 14. 15. अगले वर्ष गार्सिया बर्नल ने 2002 की टीवी मिनी सीरीज फिदेल में अर्जेंटीना के क्रांतिकारी चे ग्वेरा और मैक्सिकन बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने वाली एल क्रिमेन डेल पाद्रे अमारो 2002 में नैतिक रूप से परेशान फादर अमारो का किरदार निभाया। गार्सिया बर्नल ने फिर से द मोटरसाइकिल डायरीज 2004 में चे ग्वेरा का किरदार निभाया, जो एक जर्नल का रूपांतरण था जिसे 23 वर्षीय ग्वेरा ने दक्षिण अमेरिका में अपनी यात्रा के बारे में लिखा था। इस फिल्म ने 3 साल पहले Y2 मामा टैम्बियन द्वारा बनाए गए बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और बर्नल को 2005 में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बाफ्टा नामांकन दिलाया। 16. इस दौरान उन्होंने कुछ थिएटर का काम भी किया, जिसमें 2005 में लंदन के अल्मेडा थिएटर में फेडेरिको गार्सिया लोरका द्वारा बोदास डी सांग्रे का निर्माण भी शामिल है। उद्धरण वांछित। गार्सिया बर्नल ने गोंजालेज इनारिटू, पेड्रो अल्मोडोवर, वाल्टर सेलेस, अल्फोंसो क्वारोन, मिशेल गोंड्री और इसियार बोलैन सहित कई प्रशंसित निर्देशकों के लिए काम किया है।
उन्होंने अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें गोंडरी द्वारा निर्देशित द साइंस ऑफ स्लिप और द किंग शामिल हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। 17 गार्सिया बर्नल ने अपनी पहली फीचर फिल्म डेफिसिट का निर्देशन किया जो 2007 में रिलीज हुई थी। 18 उन्हें 2008 की फिल्म ब्लाइंडनेस में कास्ट किया गया था, जो नोबेल पुरस्कार विजेता जो सारामागो के 1995 के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है, जो अंधेपन की महामारी से पीड़ित समाज के बारे में है। उपन्यास की तरह पात्रों के पास केवल विवरण है, कोई नाम या इतिहास नहीं, जबकि निर्देशक फर्नांडो मीरेल्स ने कहा कि कुछ अभिनेता ऐसे किरदार निभाने की अवधारणा से भयभीत थे। गेल के साथ उन्होंने कहा, मैं अतीत के बारे में कभी नहीं सोचता, मैं सिर्फ वही सोचता हूं जो मेरा किरदार चाहता है। 19 गार्सिया बर्नल ने कार्लोस क्वारोन द्वारा निर्देशित रूडो वाई कर्सी में डिएगो लूना के साथ फिर से जोड़ी बनाई। उद्धरण वांछित। गार्सिया बर्नल और डिएगो लूना कैनाना फिल्म्स के मालिक हैं। कंपनी ने हाल ही में गोल्डन फीनिक्स प्रोडक्शंस के साथ मिलकर सीमावर्ती शहर सिउदाद जुआरेज में 300 से अधिक महिलाओं की अनसुलझी हत्याओं के बारे में कई टेलीविजन वृत्तचित्रों का निर्माण किया है। उद्धरण आवश्यक। मई 2010 में गार्सिया बर्नल ने नाइकी के विज्ञापन राइट द फ्यूचर के लिए रोनाल्डो द मूवी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भूमिका निभाते हुए खुद की एक कैमियो भूमिका निभाई। उद्धरण आवश्यक। बेंजामिन ब्रैट, जन्म 16 दिसंबर 1963, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें ब्लड इन ब्लड आउट में पाको एग्विलर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1990 के दशक में डेमोलिशन मैन 1993, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर 1994 और द रिवर वाइल्ड 1994 में सहायक फिल्म भूमिकाएं निभाईं। 1995 से 1999 तक उन्होंने एनबीसी ड्रामा सीरीज लॉ एंड ऑर्डर में डिटेक्टिव रेनाल्डो कर्टिस के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 2000 के दशक में ब्रैट मिस कॉन्जेनिलिटी 2000, ट्रैफिक 2000, पिनेरो 2001, कैटवुमन 2004, ट्रकर 2008, स्निच 2013 और अन्य फिल्मों में नजर आए। टेलीविजन पर ब्रैट ने एबीसी के प्राइवेट प्रैक्टिस 2011 से 2013 में डॉ. जेक रेली 24, लिव अंदर डे 2014 में स्टीव नवारो, स्टार 2016 से 2018 में जाहिल रिवेरा और एंडर 2025 में सीनेटर बेल ऑर्गेना की भूमिका निभाई है। उन्होंने क्लाउडी विद चांस ऑफ मीटबॉल्स फिल्म फ्रेंचाइज 2009 से 2013, डिस्पिकेबल मी 2 2013 और कोको 2017 में आवाज अभिनय भी किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ब्रैट का जन्म 16 दिसंबर 1963 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। 1-2 एलडी नीबांडा, एक नर्स और राजनीतिक कार्यकर्ता, और पीटर ब्रैट सीनियर, एक शीट मेटल वर्कर के 5 बच्चों में से तीसरे। 3 उनकी मां का जन्म लीमा, पेरू में हुआ था और वे क्वेचुआ वंश की हैं। वह 14 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं। 4 उनके पिता अमेरिकी हैं और उनके दादा, जॉर्ज, एक ब्रॉडवे अभिनेता थे। 5 मूल अमेरिकी अधिकारों के लिए एक कार्यकर्ता, उनकी मां ने ब्रैट, उम्र 6 और अपने अन्य बच्चों को 1969 में अल्काट्राज पर मूल अमेरिकी कब्जे में भाग लेने के लिए ले लिया। सैन फ्रांसिस्को के युवा लोगों के नेतृत्व में इसने मूल अमेरिकियों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाई और देश भर से प्रतिभागियों को आकर्षित किया। 6 ब्रैट ने सैन फ्रांसिस्को में लोवेल हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे लोवेल फोरेंसिक सोसाइटी के सदस्य थे। ब्रैट ने 1986 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा में बीएफए अर्जित किया, जहां वे लैम्ब्डा ची अल्फा बिरादरी में शामिल हो गए। 7 सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर में एमएफए कार्यक्रम में नामांकित, उन्होंने 1988 की टेलीविजन फिल्म जुआरेज में अभिनय करने के लिए अपनी डिग्री प्राप्त करने से पहले छोड़ दिया। 6 आजीविका। प्रारंभिक कार्य।
ब्रैट ने अपने पेशेवर अभिनय करियर की शुरुआत यूटा शेक्सपियर फेस्टिवल से की, जहां उन्होंने 1987 के सीजन के दौरान मच अडो अबाउट नथिंग, रिचर्ड III और द कॉमेडी ऑफ एरर्स में सहायक भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने 1988 की टेलीविजन फिल्म ज्वारेज में अभिनय किया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन फिल्म पुलिस स्टोरी, ग्लैडिएटर स्कूल में सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने लवर्स, पार्टनर्स एंड स्पाइज में एस्टेबन के रूप में अपनी पहली फिल्म भूमिका निभाई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ब्रैट ने नाइट वॉच और नॉटी बॉयज सीरीज में भूमिकाओं के साथ टेलीविजन में बड़े पैमाने पर काम किया। 1989 में उन्होंने टेलीविजन सीरीज पर आधारित फिल्म नॉटी बॉयज में अभिनय किया। हॉलीवुड में सफलता और प्रगति। वन गुड कॉप और शैडो हंटर सहित कई कम बजट की फिल्मों और टेलीविजन फिल्मों के बाद 1993 में ब्रैट 2 हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने ब्लड इन ब्लड आउट में पाको एग्विलर नामक एक गिरोह के सदस्य को LAPD अधिकारी और डिमोलिशन मैन में अधिकारी अल्फ्रेडो गार्सिया की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने लोकप्रिय फिल्मों द रिवर वाइल्ड, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर और जेम्स ए मिचेनर की टेक्सास में सहायक भूमिकाएं निभाईं। टेलीविजन पर वापस आकर उन्होंने क्रिस नोथ की जगह लॉ एंड ऑर्डर सीरीज में डिटेक्टिव रेनाल्डो कर्टिस की भूमिका निभाई, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। उन्होंने होमिसाइड, लाइफ ऑन द स्ट्रीट और एक्सिल्ड, ए लॉ एंड ऑर्डर मूवी में भूमिका दोहराई। अपनी भूमिका के लिए उन्हें 3 अमेरिकन लेटिनो मीडिया आर्ट्स अवार्ड, 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड नामांकन और 1 प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन मिला। 1999 में ब्रैट ने लॉ एंड ऑर्डर छोड़ने का फैसला किया। ब्रैट ने कहा, मुझे लगा कि अब अपने परिवार के पास वापस जाने का समय आ गया है। आप दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी और ऐसे लोगों के समूह से कैसे दूर जा सकते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं? यह आसान नहीं है और यह एक बहुत ही कठिन निर्णय था जो मुझे लेना पड़ा। 26 मई 1999 को ब्रैट का अंतिम एपिसोड प्रसारित किया गया। 2009 में ब्रैट लॉ एंड ऑर्डर पर अब सेवानिवृत्त कर्टिस के रूप में लौटे, जहां 11 दिसंबर 2009 को प्रसारित एपिसोड में उनकी पूर्व बॉस, लेफ्टिनेंट अनीता वैन ब्यूरन एपाथा मर्करसन के साथ फिर से मुलाकात हुई। उसी साल उन्होंने अपने फिल्मी करियर में वापसी की। 2000 में ब्रैट द नेक्स्ट बेस्ट थिंग में दिखाई दिए। उसी वर्ष उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी मिस कॉन्गेनियलिटी में सैंड्रा बुलॉक के साथ अभिनय किया और ट्रैफिक नामक समूह के काम में एक छोटी भूमिका निभाई। 2004 में अभिनेता ने कैटवुमन में सह-अभिनय किया। ब्रैट अक्सर हिस्पैनिक पात्रों को चित्रित करते हैं, खासकर उनके बाद के काम में। ब्रैट ने कहा, एने लैटिन दिखने वाले स्पिव दाएं से तीसरे इतनी बार भूमिका निभाई है कि मैं गिन नहीं सकता। 2001 में उन्होंने पिनेरो की बायोपिक फिल्म में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए अमेरिकन लेटिनो मीडिया आर्ट्स अवार्ड मिला। उन्होंने प्यूर्टो रिकान अभिनेता और कवि मिगुएल पिनेरो की भूमिका निभाई। पिनेरो उभयलिंगी थे। उन्होंने आगे कहा, चाहे आप मिगुएल की कामुकता के बारे में बात कर रहे हों या जेल में बिताए उसके समय या उसके छोटे मोटे अपराध या उसकी नशीली दवाओं की लत के बारे में, उनमें से प्रत्येक चीज एक घटक है जो उस व्यक्ति की संपूर्णता को बनाती है। 2009 में ब्रैट ने द पीपल स्पीक में अभिनय किया, जो एक वृत्तचित्र फीचर फिल्म है जो इतिहासकार हॉवर्ड जिन के ए पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पर आधारित रोजमर्रा के अमेरिकियों के पत्रों, डायरियों और भाषणों के नाटकीय और संगीतमय प्रदर्शनों का उपयोग करती है। उस वर्ष उन्होंने अपने भाई पीटर ब्रैट द्वारा निर्देशित फिल्म ला मिशन में अभिनय और निर्माण किया। उनकी बाद की फिल्मों में द वुड्समैन, थम्बस्कर, द ग्रेट रेड, ट्रकर, स्निच, राइड अलोंग दो, द इन्फिल्ट्रेटर और डॉक्टर स्ट्रेंज शामिल हैं। ब्रैट 2000 से कई टेलीविजन शो में नजर आ चुके हैं, जिनमें द क्लीनर में विलियम बैंक्स, प्राइवेट प्रैक्टिस में डॉ. जेक रेली और स्टार पर जाहिल रिवेरा की भूमिका शामिल है। वे फ्रेजियर, मॉडर्न फैमिली, 24, लिव इन द डे, डीएमजेड और पोकर फेस जैसी सीरीज में नजर आ चुके हैं। ब्रैट 5 एनिमेटेड फीचर फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिसमें डिस्पिकेबल मी 2 का मुख्य प्रतिपक्षी एल माचो भी शामिल है। उन्होंने क्लाउडी विद चांस ऑफ मीटबॉल्स में मैनी कैमरामैन की भूमिका निभाई और इसके सीक्वल क्लाउडी विद चांस ऑफ मीटबॉल्स 2 में भी अपनी भूमिका दोहराई। साथ ही 2015 में
उन्होंने जस्टिस लीग, गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स में सुपरमैन की आवाज दी। 2017 की फिल्म कोको में ब्रैट ने इसके मुख्य प्रतिपक्षी अर्नेस्टो डे ला क्रूज की आवाज दी, जो एक मैक्सिकन लोक कथा और फिल्म के नायक मिगुएल का आदर्श था। ब्रैट ने रिमेंबर मी गाया, फिल्म में एक गीत जिसे कई अन्य पात्रों ने भी गाया है और जिसने 2018 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत। 2025 में ब्रैट डिज्नी प्लस स्टार वार्स सीरीज एंडोर के दूसरे सीजन के कलाकारों में शामिल हो गए, जिसमें उन्होंने सीनेटर बेल ऑर्गेना का किरदार निभाया, जिसे पहले स्टार वार्स फिल्मों और सीरीज में जिमी स्मिथ्स ने निभाया था। 11. सक्रियता और परोपकार। ब्रैट अमेरिकी भारतीय आंदोलन में सक्रिय रहे हैं और अमेरिकी भारतीय कॉलेज फंड जैसे कारणों का समर्थन करते हैं। 6. उन्होंने वी शैल रिमेन 2009 का वर्णन किया, जो मूल अमेरिकियों के बारे में एक PBS मिनी सीरीज है और इसके अमेरिकी अनुभव का हिस्सा है। 12. ब्रैट ने सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र के फ्रेंडशिप हाउस एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन इंडियंस और नेटिव अमेरिकन हेल्थ सेंटर के बोर्ड सदस्य के रूप में समर्थन और सेवा की है। 13. ब्रैट ने ट्राइबल एथलेटिक्स प्रोग्राम और यूनाइटेड इंडियन नेशंस जैसे क्षेत्रीय संगठनों का भी समर्थन किया है। 6. 2002 में ब्रैट और प्रिसिला लोपेज को लैटिन एक्टर्स के हिस्पैनिक संगठन होला से उत्कृष्टता के लिए रीता मोरेनो पुरस्कार मिला। 14. 2017 में ब्रैट ने फिल्म डोलोरेस के लिए सलाहकार निर्माता के रूप में काम किया, जो एक अमेरिकी श्रमिक नेता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता डोलोरेस हुएर्ता के जीवन की पड़ताल करती है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा और कई पुरस्कार मिले। 2023 में ब्रैट सहकार्यकारी ने विंग्स ऑफ डस्ट का निर्माण किया, जो एस्पिनार के पेरू समुदाय में जल प्रदूषण के बारे में एक वृत्तचित्र है। व्यक्तिगत जीवन। 1998 से 2001 तक ब्रैट ने अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स को डेट किया। 15. 2002 में उन्होंने अभिनेत्री और पूर्व बॉन्ड गर्ल टेलिसा सोटो को डेट करना शुरू किया। उन्होंने 13 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को में शादी कर ली। दोनों की मुलाकात 10 साल पहले एक कास्टिंग ऑडिशन के दौरान हुई थी। पिनेरो 2001 के फिल्मांकन के दौरान उनके बीच संबंध विकसित होने लगे। उनकी पहली संतान बेटी सोफिया रोजालिंडा ब्रैट का जन्म 6 दिसंबर 2002 को हुआ। उनके दूसरे बच्चे बेटे माटेओ ब्रेवरी ब्रैट का जन्म 3 अक्टूबर 2005 को हुआ। 16. 17. 2024 में ब्रैट को सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 18. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1988 प्रेमी, साथी और जासूस एस्टेबन। 1990 उज्ज्वल परी क्लाउड। 1991 एक अच्छा पुलिसवाला जासूस फेलिक्स। सोने की जंजीरें कार्लोस। 1993 अंदर खून बाहर खून पाको अग्विलर। विध्वंस आदमी अधिकारी अल्फ्रेडो गार्सिया। तो दोस्तों पिछला जो पार्ट है वो हमें तकरीबन 2017 में देखने को मिला था और बजट उस समय इसका 225 मिलियन का था, जिसके अंदर कलेक्शन इस समय मूवी ने तकरीबन 418 पॉइंट तकरीबन 8 का कलेक्शन इसने दिया। तो मूवी सुपर डुपर हिट रहती हैं और आगे ऑब्वियसली एक तरह से इसका जो अगला पार्ट है वो हमें देखने को मिलने वाला था। तो उसकी अपडेट मैंने आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।